नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। तो ठीक है, मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग इवोल्यूशन में ये लास्ट लेक्चर शूट करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग NCERT से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, ब्रीफ कर लेंगे, अर्थात संक्षिप्त रूप से उसको हम देख लेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है ना? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं कुछ इस तरह से। ध्यान दें, NCERT में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है कि ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, उद्विकास का एक संक्षिप्त परिचय। तो यहां पर देखेंगे एक संक्षिप्त परिचय। तो अब इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को बस नोट कर लेना है, समझ रहे हैं ना, और उसके बाद में कुछ और चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहां से लेते हैं हम लोग। ध्यान दें, सुकेंद्रकीय जीवों की उत्पत्ति। देखिए, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि यूकैरियोटिक सेल्स की ओरिजिन कब हुई या सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है ना? तो इसमें सिंपली आप देखेंगे 1.5 BYA। अब BYA का अर्थ है बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन वर्ष पूर्व, या इसी को अगर हम लोग मिलियन में देखें तो ये हो जाएगा, देखिए 1500 MYA। कितना? 1500 MYA, इतना हो जाएगा। तो अब इसी के साथ साथ हम लोग देखें आगे की कंडीशन। तो इसको आप देखिए, एक तो हो गया ये, फिर इसी के साथ साथ देखेंगे आरंभिक बहुकोशिकीय या आरंभिक अकशेरुकी, ऐसे कह लें, अकशेरुकियों का उत्पन्न होकर सक्रिय होना। जी हाँ, आप देखेंगे आरंभिक अकशेरुकियों का उत्पन्न होकर सक्रिय होना। तो सिंपली आप कहेंगे कब? तो आप कहेंगे ये हुआ लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व, अर्थात 500 MYA। तो 500 MYA, 500 मिलियन वर्ष पूर्व आरंभिक अकशेरुकी उत्पन्न होकर सक्रिय हो पाई। क्लियर? अब इसी के साथ साथ देखेंगे कि आरंभिक कशेरुकियों तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपको कि आरंभिक कशेरुकी थे कैसे, जॉ वर्टिब्रेट थे या जॉलेस वर्टिब्रेट थे। तो जवाब आपको पता होगा बच्चों कि ये थे जॉलेस वर्टिब्रेट्स। की उत्पत्ति तो आप कहेंगे 350 मिलियन वर्ष पूर्व
या 350 MYA। क्लियर है। अब फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखें एक और कंडीशन कि इसमें देखेंगे वह जीवधारी, प्रथम जीवधारी जो जल से भूमि पर आई वो कौन थे, जंतु थे या पादप थे। तो इसमें आप लिखेंगे जल से स्थल पर आने वाले प्रथम जीव ये कौन थे। तो आप सिंपली कहेंगे कि ये थे पादप थे। और सिंपली यहां पर आप देखेंगे समुद्री खरपतवार की बात करें और कुछ पौधों का पाया जाना, तो इसमें आप देखेंगे समुद्री खरपतवार व कुछ पौधों का पाया जाना ये कब था। तो लगभग ध्यान दें 320 MYA यह उपस्थित थे। इस तरह से आप बात कर पाएंगे इनकी। फिर इसी के साथ साथ एक चीज और हम लोग देखें कि कुछ कठोर पिच्छों से युक्त जो मछलियां थी या कुछ कठोर पखनों से युक्त जो मछलियां थी वो मछलियां जलीय आवास से भूमि पर आ सकती थी और भूमि से वापस जलीय आवास में जा सकती थी। ये कब की घटना है, ये लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा हो रहा था। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप देखेंगे कठोर पखनों अर्थात स्टाउट फिन्स से युक्त कुछ मछलियों का कहां पर आना। तो आप कहेंगे कुछ मछलियों का जल से भूमि पर आना व वापस जल में लौटना। ये कितने समय पूर्व था। तो सिंपली आप इसके लिए कहेंगे ये लगभग 350 MYA अर्थात 350 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसा हो रहा था। अब यहां पर हम लोगों को एक चीज और देखना होगा कि इसमें देखेंगे कि ऐसी ही एक मछली 1938 में अफ्रीका के समुद्री किनारे से पकड़ी गई जिसको लैटिमेरिया कहा गया या सीलाकेंथ फिश कहा गया। समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे, ध्यान दें, ऐसी ही एक मछली 1938 में
अफ्रीका के समुद्री किनारे से पकड़ी गई, जिसे समुद्री किनारे से पकड़ी गई, जिसे क्या कहा गया? तो आप कहेंगे जिसे लैटिमेरिया या सीलाकेंथ कहा गया। अब आप देखेंगे जिसे लैटिमेरिया या सीलाकेंथ कहा गया। अब सिंपली यहां पर हम लोगों को एक चीज देखना होगा कि ये कैसी मछली थी। तो इसके लिए आप देखेंगे कि यह एक पालीयुक्त पखनों अर्थात लोब्ड फिन से युक्त मछली थी। लोब्ड फिन फिश थी या लोब्ड फिन से युक्त मछली थी, जिसे आरंभ में विलुप्त मान लिया गया था, जिसे आरंभ में विलुप्त माना गया था, विलुप्त माना गया था। लेकिन सवाल उठता है कि अब क्या, अभी इसको क्या मानते हैं? ठीक है ना? तो आप देखेंगे यहां ऊपर से फिर से एक बार इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा। परंतु आज की डेट में इसको क्या मानते हैं? आज की डेट में इसे एक जीवित जीवाश्म मानते हैं। तो लिखेंगे परंतु अब इसे एक जीवित जीवाश्म अर्थात लिविंग फॉसिल माना जाता है। लिविंग फॉसिल माना जाता है तथा इसे समूह क्रॉसोप्टेरिजी में रखा गया है। इसे समूह क्रॉसोप्टेरिजी में रखा गया है। ये हो गया। अब जरा एक चीज को ध्यान रखिएगा, क्रॉसोप्टेरिजी में रखा गया है तथा क्रॉसोप्टेरिजी में रखा गया है जिसे उभयचरों का पूर्वजीय समूह माना जाता है, या जिस समूह से पूर्वजों की उभयचरों की उत्पत्ति मानी गई है। तथा इसी समूह से
उभयचरों की उत्पत्ति मानी गई है। अब एक नई समस्या आपके सामने आ रही होगी कि जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो जीवित जीवाश्म की बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पर हम लोग अलग से इसको नोट कर लेंगे। जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल, जी हाँ, देखेंगे जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल की अब अगर हम लोग बात करें तो क्या कहानी बन रही है, इसको थोड़ा सा समझें, आसानी से हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो सिंपली यहां पर आप देखें, तो अब कंडीशन ये आ रही है कि देखें जीवित जीवाश्म कहते किसे हैं। तो सिंपली आप देखिए, एक ऐसा जीवधारी जो इस समय पाया जा रहा हो परंतु उसमें लाखों वर्ष पुराने लक्षण उपस्थित हों, या ऐसे कहिए एक ऐसा आरंभिक जीवधारी जो लाखों वर्षों से बिना उद्विकासीय परिवर्तन के अभी भी पाया जाता हो। तो जब लाखों वर्षों से बिना उद्विकासीय परिवर्तन के अब तक पाया जाएगा तो इसका जीवाश्म भी मिलता होगा और ये अभी भी जीवित अवस्था में भी मिलता है, इसीलिए इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे कि इसी डेफिनेशन के साथ हम लोग चलेंगे। तो आप देखेंगे ऐसे जीवधारी जो लाखों वर्षों से बिना उद्विकासीय परिवर्तन के ही बिना उद्विकासीय परिवर्तन के ही अभी भी उपस्थित हैं, या अभी भी पाए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि यह किसी जीवधारी समूह के आरंभिक लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे या किसी जीव के उच्च लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे। तो निश्चित रूप से लाखों वर्षों से इनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है तो किसी जीव समूह के आरंभिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे यह किसी जीव समूह के आरंभिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। देखिए यह किसी जीव समूह के आरंभिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से आपने देख लिया। अब एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक तो हो जाएगा लिमुलस, या इसी को आप लोग बोलते हैं किंग क्रैब, ये हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे पेरीपैटस, इसी के साथ साथ आप देखेंगे नियोपिलाइना, और यहां पर हम लोग और भी देखें तो इसमें आप कह सकते हैं जो अभी अभी आपने देखा
लैटिमेरिया, और बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे स्फिनोडॉन, और हम लोग देखें स्फिनोडॉन क्या होते हैं, तो स्फिनोडॉन के लिए आप सिंपली बोलेंगे, इवोल्यूशन के चैप्टर में इसकी भी चर्चा है, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि स्फिनोडॉन क्या होता है, ठीक है, थोड़ा वेट करिए, मैं आज ही आपको बताऊंगा। तो स्फिनोडॉन हो गया, फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे प्रोटोथेरियंस, और इसके साथ साथ आप देखेंगे साइकस, जिंकोग्स। इस तरह से आप देखेंगे ना, ये लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में आने वाले जीवधारी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब जिस समूह में वर्गीकृत किए गए हैं उस समूह के आरंभिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि जब उस समूह की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर अब तक इनमें कोई उद्विकास से संबंधित परिवर्तन नहीं हो पाया, उसी रूप में आज भी ये पाए जा रहे हैं, इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल कहा जाएगा या जीवित जीवाश्म बोला जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया इन चीजों को। अब सिंपली आगे की थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, कि इन आरंभिक मछलियों से, लोब फिन फिशेस से या लैटिमेरिया जैसे फिशेस से तो जो उद्विकास हुआ, थोड़ी सी चर्चा उसकी भी हम लोग करेंगे। लैटिमेरिया की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, आपको मैं दिखा दूं कि लैटिमेरिया एक्चुअल में होती कैसी है, तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देखें, इस तरह से आप देखिए पूरा बॉडी इसका स्केल से ढका होगा, इस तरह से जैसा कि अभी डायग्राम में आप देख रहे हैं।
आप देख पाएंगे कि लैटिमेरिया एक इस तरह की फिश थी जिसमें कि फोरलिम्ब की जगह पर और हाइंडलिम्ब की जगह पर मांसल उभार निकले हुए थे, अर्थात फ्लैशी लोब निकले हुए थे और या पाली निकली हुई थी, और इन उभारों के ऊपर ही इनका ये पेक्टोरल फिन आप देख पाएं, ये पेक्टोरल फिन और ये पेल्विक फिन इन उभारों के ऊपर ही विकसित थी। देख रहे हैं? तो इस तरह से आप देख पाएंगे पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन की व्यवस्था जो थी वह उभारों के ऊपर, जैसे लग रहा था कि अग्रपादों एवं पश्चपादों का विकास हो रहा है, उसके ऊपर ये पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन उपस्थित थे। और पूंछ में भी देखिए एक उभार के ऊपर ये कॉडल फिन उपस्थित था या पुच्छीय पखने उपस्थित थे। तो इस तरह से देखेंगे कि लोब्ड फिन फिश इसको कहा गया, पाल युक्त पखनों से युक्त फिश कहा गया या मछली कहा गया इसको। क्लियर? तो इनको क्रॉसोप्टेरिजी समूह में रखा गया है और उसी क्रॉसोप्टेरिजी समूह से अर्थात इसी के जैसे किसी पूर्वज से उभयचरों का उद्विकास हो पाया था। क्लियर? अब उभयचरों की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे, इसे हटाते हैं, ठीक है ना, फिर इसके बाद में उभयचरों की बात करेंगे। तो आइए देखिए उसमें क्या आपको समझना है। जी हां, ध्यान देंगे। आरंभिक उभयचर समुद्री थे, जिनसे आधुनिक उभयचरों, ध्यान दें, देखिए इनसे उत्पन्न हुए। अब आपको देखना होगा कि इनसे क्या उत्पन्न हुए, ठीक है ना। तो इनसे उत्पन्न हुए दो महत्वपूर्ण जंतु समूह, कौन? तो आप कहेंगे आधुनिक उभयचर तथा आरंभिक सरीसृप। जी हां, इनसे दो महत्वपूर्ण जंतु समूहों का उद्विकास हो गया। और ये आधुनिक उभयचर क्या अभी पाए जाते हैं? अभी पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं। अब पूर्णतः विलुप्त। ये पूरी तरह से अब ये डिसअपियर हो चुके हैं, ठीक है ना। फिर इसी के साथ साथ यहां पर हम बात करें कि इसकी, तो ये क्या है? अब पूर्णतः विलुप्त। ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन इससे क्या विकसित हुआ? तो आप ध्यान दें, इनसे विकसित हुए कौन? तो लिखेंगे, ध्यान दें, आधुनिक सरीसृप पक्षी व आरंभिक स्तनी। तो इनका विकास इन आरंभिक सरीसृपों से हुआ है। अब इन आरंभिक सरीसृपों से इनका विकास कैसे हुआ है, इस पर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। इस पर हम लोग अभी इसके जस्ट बाद अब आते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं
कि इन आरंभिक सरीसृपों से, ध्यान दें कि हम देखने जा रहे हैं अभी कि इन आरंभिक सरीसृपों से इन 3 प्रमुख जंतु समूहों का उद्विकास किस तरह से हो पाया, इसे एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं। ओके बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा क्या कंडीशन है, उसको थोड़ा सा समझें तो देखेंगे। आरंभिक सरीसृप की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इनसे, देखिए 2 उद्विकासीय रेखाएं, ये 2 उद्विकासीय रेखाएं आरंभिक सरीसृपों से निकल रही हैं। एक तो आप देखेंगे सोरोप्सिड, सरीसृप, और दूसरा सिनेप्सिड। सरीसृप इस तरह से आप देखेंगे, सोरोप्सिड सरीसृप एवं सिनेप्सिड सरीसृप, ये 2 उद्विकासीय रेखाएं इनसे अलग हुई। अब सिनेप्सिड सरीसृप से, अब आप कहेंगे सर ये कहां पर है एनसीईआरटी में, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये एनसीईआरटी का मैं पेज का प्रिंट आउट लेकर आपके सामने आया हूं। यहां पर इस डायग्राम को मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये डायग्राम शायद आप देख रहे होंगे, यहां पर देखिए नीचे की ओर आरंभिक सरीसृप है, इससे सोरोप्सिड और सिनेप्सिड इवोल्यूशनरी लाइन दिखाई गई है। और सोरोप्सिड से आप देखिए कि एक लाइन सीधे टर्टल्स की ओर जा रही है, दूसरा लिजर्ड और स्नेक की ओर जा रही है, और फिर इसी के साथ साथ टुआटारा, और फिर इसके बाद में थीकोडोंट एंसेस्टर की ओर जा रही है, जिसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब ये सोरोप्सिड से आप देखिए कि इनसे कौन सी इवोल्यूशनरी लाइन निकल रही है, तो आप देखें एक लाइन तो सीधे इनसे चली गई, और यहां पर विकसित होता हुआ दिखाया गया है आपको क्या, कछुआ या कछुए, ये दिखाया गया। फिर इसी के साथ साथ यहां पर मैं आपको बताऊं कि यहां पर एक और लाइन गई जिससे विकसित होती हुई आपको दिखाई गई है छिपकली। और ध्यान दीजिए कि छिपकली की ही एक क्लोज रिलेटिव है, आप इसको देखिए, ये इसी की साइड लाइन से निकला हुआ है एक और विकासीय रेखा, जिससे सर्पों का विकास हुआ। सर्प, यहाँ किसके विकास की बात हो रही है, जो सर्प होते हैं, स्नेक्स होते हैं ना, उनका विकास हुआ। फिर इसी के साथ साथ यहां से आप देखेंगे एक और इवोल्यूशनरी लाइन निकली जिससे उद्विकास हो गया। देखिए, और कम विकसित सरीसृपों से ही एक विकासीय रेखा निकल रही है जिससे उत्पत्ति हो रही है टुआटारा। अब आप कहेंगे सर ये टुआटारा क्या होता है, ध्यान दें, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्फिनोडॉन डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि स्फिनोडॉन क्या होता है, कि तो छिपकली के जैसा दिखाई देने वाला एक आरंभिक सरीसृप है जो जिसे टुआटारा लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, या इसका जो जीनस है वो है स्फिनोडॉन।
यस, इसका जीनस क्या है? स्फिनोडॉन। और यह एक आरंभिक लक्षण, देखिए यहां से निकला हुआ है, ये आरंभिक सरीसृपी लक्षण से युक्त जीवधारी है, इसीलिए जिसमें लाखों सालों से अब तक कोई विकासीय परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए तो इसको जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहा जाता है। और ये जीवधारी आज भी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्लियर? अब इसी से आप ध्यान दें, एक और उद्विकासीय रेखा गई जिससे उद्विकास हुआ, ध्यान दें, सोरोप्सिड थीकोडोंट या सोरोप्सिड थीकोडोंट हम क्यों कहें, सीधे हिंदी में लिखें गर्तदंती। पूर्वज, क्या देखेंगे? गर्तदंती पूर्वज। ठीक है ना? तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे कि अब ये क्या था, तो इससे आप देखेंगे इससे कई तरह की जीवधारियों का आगे उद्विकास हो पाया। आइए देखते हैं किसका उद्विकास हुआ। तो आप देखेंगे एक तो विकसित हो गए, आप देखिए मगरमच्छ, इनका उद्विकास हो पाया। फिर इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे एक और जीवधारी टेरेनोडॉन, जी हां ध्यान दीजिएगा, टेरेनोडॉन। अब टेरेनोडॉन की बात करेंगे तो इसके लिए हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि उड़ने वाला सरीसृप, ये था। और फिर इसके साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे और क्या, इसी से विकसित हुआ, आप देखेंगे पक्षी, इन्हीं से पक्षियों का विकास हुआ। और इसी से विकसित हुआ कौन? डायनासोर। आप देखिए किसका उद्विकास हो गया? डायनासोर का उद्विकास हो गया। और फिर इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे पेलिकोसॉरस, और पेलिकोसॉरस से आगे जाकर के विकसित हुए थीरेप्सिड, जो कि स्तनी जैसे सरीसृप, जी हाँ सरीसृप ही थे, लेकिन देखने में कैसे लग रहे थे? देखने में ये लग रहे थे जैसे कि मैमल्स के जैसे दिखाई दे रहे थे। इनको थीरेप्सिड कहा गया और इन्हीं से उद्विकास हो पाया आगे चल करके क्या? स्तनी या मैमल्स का विकास हो पाया। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि इस चार्ट को आप बना करके रखिए तो आपको पता चलेगा कि आरंभिक सरीसृपों से किस तरह से विकासीय रेखाएं निकली हैं और किस तरह से विभिन्न जंतुओं का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है या विविधीकरण इनका हो पाया है। अर्थात इन आरंभिक जंतुओं से विभिन्न जंतु समूह किस तरह से विकसित हुए हैं। तो आप देखिए सोरोप्सिड गर्तदंती पूर्वजों से ये सभी जंतु समूह आपको विकसित होते हुए दिखाए गए हैं। क्लियर है ना? तो इस चीज को आप थोड़ा सा नोट करें। फिर इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं किसका? डायनासोर का। और एक बात और बताऊं कि एनसीईआरटी में एक डायग्राम बच्चों और है जो इसी चीज को दिखाता है, इस चीज को दिखाता है। मैं आपको सर्कल कर दूं जो इस चीज को दिखा रहा है एनसीईआरटी का एक और डायग्राम। आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान दें, देखिए यहां आपके सामने ये डायग्राम है, आपने शायद देखा होगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर
एक ही बिंदु से नीचे की ओर से विभिन्न प्रकार के डायनासोर को उत्पन्न होता हुआ दिखाया गया है, यहीं से मगरमच्छ को उत्पन्न होता हुआ, यहीं से टेरेनोडॉन को, और यहीं से क्या कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स जैसी बर्ड्स को उत्पन्न होता हुआ दिखाया गया है। तो इस डायग्राम में, इस डायग्राम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जितने भी जंतु यहां पर दिखाए गए हैं सभी समान पूर्वज से दिखाए गए हैं। और वो समान पूर्वज क्या था? वो समान पूर्वज नीचे यहां पर लिखा होना चाहिए। क्या नीचे लिखा होना चाहिए? ये सोरोप्सिड गर्तदंती पूर्वज था। तो आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी में इस पेज में सबसे नीचे यहां पर, जहां पर नीचे खाली स्थान है वहां पर लिख लीजिए सोरोप्सिड गर्तदंती पूर्वज, और उसी से इन विभिन्न जीवधारियों का अपसारी उद्विकास दिखाया गया है। क्लियर है ना? तो इस तरह से इस डायग्राम को पढ़ेंगे। चलिए आगे डायनासोर की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ओके, देखेंगे यहाँ पर बच्चों क्या कहानी हो रही है, उसको आप समझें थोड़ा सा। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करें कुछ चीज़ों को। तो इसमें आप देखें, डायनासोर, जी हाँ, इसमें आप बात करेंगे तो इसमें आप कहेंगे यह अधिकांशतः विशालकाय सरीसृपों के रूप में थे, जो, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जो उत्पन्न हुए थे किस समय? तो आप कहेंगे ट्रायसिक पीरियड में, यहां पर ध्यान दें, आधिक्य या सर्वाधिक विकसित, सर्वाधिक विकसित थे किस समय? तो आप कहेंगे जुरासिक पीरियड में, और यहां पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर, यहां पर देखेंगे विलुप्त हुए $65 मिलियन वर्ष पूर्व। क्रिटेशियस पीरियड में, किसमें? क्रिटेशियस, तो ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड में। क्लियर? इस तरह से ये मुक्त हो पाए, ये विलुप्त हो पाए। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रकार या कुछ महत्वपूर्ण जातियां, तो आप देखेंगे इनकी कुछ प्रमुख जातियां। तो सिंपली यहां पर दो तीन चीजों को आप देखें,
आप देखेंगे तो एक है, जैसे देखिए ब्रैकियोसॉरस, ये था, ध्यान दें, सर्वाधिक लंबा व शाकाहारी फिर इसी के साथ साथ देखेंगे ब्रैकियोसॉरस के बाद यहां पर आप देखेंगे स्टीगोसॉरस। इसमें आप देखेंगे, आप कहेंगे पीठ पर बड़े शल्कों से युक्त व शाकाहारी, ये भी देखिए पीठ पर बड़े शल्कों से युक्त तथा शाकाहारी था। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे टायरेनोसॉरस। तो जो टायरेनोसॉरस था ये मांसाहारियों में सबसे विशाल एवं खतरनाक सर्वाधिक विशाल व खतरनाक तथा 20 फुट ऊंचा व खंजर जैसे दांतों से युक्त। खंजर जैसे दांतों से युक्त। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हो गया। अब टायरेनोसॉरस के बाद में एक और बात हम लोग करें तो यहां पर देखेंगे ट्राइसेरेटोप्स। अब ट्राइसेरेटोप्स की बात करेंगे तो आप लिखेंगे सिर पर 3 सींगों से युक्त, सिर पर 3 सींगों से युक्त तथा यहां पर आप देखेंगे 3 सींगों से युक्त और क्या, शाकाहारी। तो यहां पर देखेंगे तो ये स्टोरी पाई जाएगी, ये कहानी पाई जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ पादप समूहों से संबंधित बातें। किससे संबंधित? कुछ पादप समूहों से संबंधित बातें। ओके, तो आइए देखते हैं कि कुछ पादप समूहों से संबंधित जो विकास था वो कैसे हो पाया। तो अब हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। आप देखें कि प्रमुख पादप समूहों का विकास। तो प्रमुख पादप समूहों का विकास जो है या इवोल्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रुप्स, ये हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। आप देखिए एनसीईआरटी का एक पेज है और एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं नज़दीक कर दूं। तो इस तरह से आपने इस डायग्राम को देखा। इस डायग्राम में जो लिखा हुआ है जस्ट उस चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये चार्ट आपको पढ़ना है, ये डायग्राम से क्या मीनिंग है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आप देखिए, सबसे पहले क्लोरोफाइसी के मेंबर्स डेवलप हुए, उन्हें क्लोरोफाइट पूर्वज कहा गया। फिर इसके बाद में आगे वे विकसित हुए इनसे जिनमें आरंभिक वेस्कुलर बंडल का उद्विकास हल्का सा होना आरंभ हुआ, ट्रेकियोफाइट्स। और फिर इसके बाद में राइनिया के जैसे, राइनिया एक फॉसिल प्लांट है टेरिडोफाइट का, तो राइनिया जैसे प्लांट यहाँ पर विकसित हुए और इनसे जाकर के एक और प्लांट समूह विकसित हुआ, सीलोफाइटॉन। तो जो साइलोफाइटॉन हुए, इसी साइलोफाइटॉन से अधिकांश प्लांट ग्रुप डेवलप हुए हैं या इवॉल्व हुए हैं, इन्हीं साइलोफाइटॉन के एडेप्टिव रेडिएशन से।
जैसे इनसे पहले एक ग्रुप अलग हो गया प्रोजिम्नोस्पर्म, जिससे सीड फर्न विकसित हुए, और बीजी फर्नों के विकसित होने पर इनसे एक तरफ साइकेड्स का विकास हुआ और दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म का विकास हुआ, जिनमें पहले डाइकॉट विकसित हुए और उसके बाद आगे चल करके मोनोकॉट विकसित हो पाए। और आज की परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक विकसित अगर प्लांट समूह कोई है तो ये मोनोकॉट है, जो कि मोस्ट एबंडेंट कंसीडर किया जाता है। अब आगे देखेंगे, इसी तरह से क्लोरोफाइट और ट्रैकियोफाइट के बीच से एक और इवोल्यूशनरी लाइन डेवलप हुई थी जो ब्रायोफाइट के रूप में विकसित हुई। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रुप आपको समझना होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन के लिए पूछा जाने के लिए जैसे ऐसे पूछ सकता है कि कोनिफर्स, नीटेल्स, साइकेड्स और मोनोकॉट्स के कॉमन एंसेस्टर कौन है, इन सब का कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो इन सब का कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, साइलोफाइटॉन होगा। लेकिन अगर साइकेड्स, डाइकॉट और मोनोकॉट का कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो आप कहेंगे कि सीड फर्न। कौन है, सीड फर्न्स। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हम कहेंगे कि क्या ये पूरे प्लांट ग्रुप का नाम आपको याद होना चाहिए एट ए टाइम? मेरे हिसाब से नहीं। फिर कितना इसमें से आपको याद रखने की आवश्यकता होगी? जी हाँ, दो चीजें। एक तो ये चारों का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, और दूसरा इन चारों से हमारे आसपास के जो प्लांट हैं वो कौन हैं, क्या ये हैं? नहीं, हमारे आसपास के प्लांट यहां पर हैं ये। तो इन चारों का क्रम और हमारे आसपास के प्लांट का, अर्थात इस विकासीय रेखा का जो क्रम है, यहां से लेते हुए ये और ये, अर्थात अगर मैं इसको डार्क से लाइन करना चाहूं, सराउंड करना चाहूं, तो आप देखिए, डार्क से क्यों, रेड से करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इवोल्यूशनरी लाइन, ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस जो यहां पर जो रेड कलर से मैं सर्कल कर रहा हूं, ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इतना तो जरूर निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए, बाय सीक्वेंस आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो इस तरह से बच्चों आज का ये हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है, और यहाँ इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका ये इवोल्यूशन का जो चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो रहा है। तो अब आप लोग टेस्ट को एंजॉय करिए अपने, ठीक है ना, आगे चल करके टेस्ट आएगा इसका, उसको एंजॉय करिएगा। और अब अगले लेक्चर से हम लोग एप्लीकेशन बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, अर्थात मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।